नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेडागोजी जो पूछे गए क्वेश्चन है उनकी सीरीज चल रही है और यह पार्ट नंबर आपका 5 है जब बाय जायसवाल सर। इसके पहले ऑलरेडी 4 पार्ट जो है कंप्लीट कर रहे हैं। प्रत्येक पार्ट में हम 30 क्वेश्चंस करते हैं। 200 की यह सीरीज चल रही है और इसके पिछली क्लासेस के आई बटन पे लिंक इस लाइव क्लास के बाद दे दी जाएगी। तो सभी लोगों को टाइमिंग जरूर नहीं पता, 7 PM में हमारी लाइव क्लास होती है। अपने जितने भी आपके टीटी ग्रुप हैं सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि सभी लोग ज्वाइन हो सके लाइव क्लास में। काफ़ी सारे मैसेज आते हैं। तो 7 PM में हमारी पेडागोजी की लाइव क्लास होती है और इसके ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद दोस्तों, जो आपके सब्जेक्ट का पहला पार्ट है या भाग आ है जिसमें आपके 30 प्रश्न आने हैं, उसके हम जल्दी प्रैक्टिस सीरीज लाने वाले हैं। एमसीक्यूज करने वाले हैं, मॉडल पेपर करने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी पक्की हो सके। तो क्या सभी लोग तैयार हैं ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए लाइव क्लास के माध्यम से, जिसमें से आज का पार्ट का पहला प्रश्न है कि मापन का पहला चरण क्या है? सांख्यिकी विश्लेषण, गुणों या विशेषताओं की पहचान और परिभाषा, मानकों का निर्धारण या पैमाने की तैयारी। तो मापन का पहला चरण क्या होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मापन का पहला चरण गुणों या विशेषताओं की पहचान और उनकी परिभाषा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन में निम्नलिखित में से खाली स्थान के अलावा सभी को ध्यान में रखा जाता है। जी हाँ, अधिगम के आकलन में किसके अलावा सभी को ध्यान में रखा जाता है? छात्रों की अधिगम शैलियों, छात्रों की शक्ति, छात्रों के समझ स्तर, छात्रों की मूल्यांकन की उपलब्धियां। तो अधिगम के आकलन के दृष्टि से देखा जाए, जिनमें से जो ध्यान रखा जाता है वह आपका है छात्रों के अधिगम की शैली, छात्रों की शक्ति, छात्रों के समझ का स्तर। लेकिन छात्रों के मूल्यांकन की उपलब्धियां जो है ये अधिगम के आकलन के इसको ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इसके अलावा सभी को ध्यान में रखा जाता है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। रिपीटेड प्रश्न हो सकता है, संभावित प्रश्न हो सकता है कि आज सीखी गई सामग्री कल सीखी गई सामग्री को याद करने में अवरोध उत्पन्न करती है। इसे निम्न में कहा जाता है? अंतः सक्रिय अवरोध, पूर्वव्यापी अवरोध, आपके अग्र सक्रिय अवरोध या अति सक्रिय अवरोध। अग्र सक्रिय और अति सक्रिय अवरोध दोनों अलग अलग चीजें। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो आज सीखी गई सामग्री कल सीखी गई सामग्री को याद करने में अगर अवरोध उत्पन्न करती है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे ही दोस्तों आपका पूर्वव्यापी अवरोध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पूर्वव्यापी अवरोध कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आक्रामक छात्र जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं करता है, उसे निम्न में मदद की आवश्यकता है? ज्ञानात्मक डोमेन की, भावात्मक डोमेन की, क्रियात्मक डोमेन की या मनोप्रेरणा डोमेन की आवश्यकता है। तो एक आक्रामक छात्र, कैसा बालक बालिका विद्यार्थी है? आक्रामक है, जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसमें जो है निम्न की किसकी मदद की आवश्यकता होती है? तो इस प्रकार के विद्यार्थियों के भावात्मक डोमेन क्या हो जाएगा? यहाँ पे भावात्मक डोमेन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? चिंतन प्रक्रियाओं के विकास को, सांस्कृतिक प्रभाव के विकास को, सेंसरी मोटर प्रतिक्रियाओं में समस्याएं या सामाजिक अनुभूति में समस्याएं। तो संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है दोस्तों? वह आपके चिंतन प्रक्रियाओं के विकास को संदर्भित करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में स्थानिक बुद्धि को किसके रूप में समझा जा सकता है? अज्ञात कारक के रूप में, विशिष्ट कारक के रूप में, सामान्य कारक के रूप में या बहुकारक के रूप में समझा जा सकता है? तो स्पीयरमैन के जो द्विकारक का सिद्धांत है, स्थानिक बुद्धि को किस रूप में समझा जा सकता है? तो यह आपके विशिष्ट कारक के रूप में समझा जा सकता है। तो स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में स्थानिक बुद्धि जो है आपके विशिष्ट कारक के रूप में समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर लाइव बातचीत किसका एग्जाम्पल्स होगा? किसका उदाहरण हो जाएगा? मोबाइल संचार का, एक तरफा संचार का, दो तरफा संचार का या औपचारिक संचार का हो जाएगा?
बहुत ही सिंपल यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो इंटरनेट पर लाइव बातचीत किसका एग्जाम्पल और किसका उदाहरण हो जाता है? तो ये दो तरफा संचार का हो जाता है, क्योंकि लाइव बातचीत आप एक में मोबाइल से दूसरे मोबाइल में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दो तरफा हो जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, एक बार, ठीक है, तो दोनों तरफों की बात करेंगे, गोइंग और अपकमिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शिक्षक को जो है शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? सामाजिक मीट्रिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या दृष्टिकोण स्केल की बात करते हैं। इनमें से कौन सा परीक्षण शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? वह कौन सा हो जाएगा? और वह आपको हो जाता है दोस्तों बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बुद्धि परीक्षण जो है शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने में बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, वह आपका है बुद्धि परीक्षण। यानी बुद्धि से भी आपके प्रश्न पूछे गए थे। और बुद्धि के हमने टॉप 30 या 50 क्वेश्चंस किया है इंडी स्क्रीन पर ऑलरेडी। बुद्धि से संबंधित आपके वीडियो जो क्वेश्चंस है वो अति महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चंस आपके इंडी स्क्रीन पर दे दूंगा, तो अवश्य देख लीजिएगा। ब्लूम की वर्की निम्न का एक पदानुक्रमिक संगठन है। परीक्षा की तैयारी, संज्ञानात्मक उद्देश्य, पाठचर्या, उद्घोषणाएं या उद्देश्य प्राप्ति। देखिए, जब भी ब्लूम की वर्की की बात की जाती है, उसके एक पदानुक्रमिक संगठन की बात की जाती है, तो इनमें से कौन सा एक पदानुक्रमिक संगठन होगा ब्लूम की वर्गीकी का? सभी बताइएगा। जी हाँ, सभी लाइव क्लास में आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी कायम रखिएगा, सिलेक्शन बरकरार है। टीटी एग्जाम को फतेह अवश्य करना है, 101% करना है। बशर्ते क्लासेज आपको डेली अटेंड करना है। 7 PM में लाइव क्लास पे आना है, पेडागोजी को तैयारी करना है। और आने वाले जो क्लासेज है टॉप 30 क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाएंगे। रही आपके सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लासेज चल रही हैं। जो नहीं चल रही हैं तो अपने सब्जेक्ट के अपने तरीके से अवश्य तैयारी कर लें। जो प्रीवियस के पेपर है उनको अवश्य पढ़ लें, उन टॉपिक्स को पढ़ लो ताकि अच्छी तैयारी हो सके। तो ब्लूम की वर्की निम्न का एक पदानुक्रमिक संगठन हो जाएगा, वह कौन सा हो जाएगा साथियों? तो वह हमारा हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न आ चुका है, किस प्रकार की स्मृति में सामग्रियों को बाद में पुनः के लिए संग्रहित किया जाता है? कार्यकी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति या संवेदी स्मृति? अल्पकालिक मतलब STM और दीर्घकालिक स्मृति मतलब LTM। तो STM या LTM। तो किस प्रकार की स्मृति में जो है सामग्रियों के बाद पुनः के लिए संग्रहित किया जाता है? और वह हमारी कहला जाती है आपकी दीर्घकालिक स्मृति। LTM की बात करेंगे, लॉन्ग टाइम मेमोरी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, विकर्षण का तात्पर्य क्या होता है? ध्यान का विघटन, ध्यान का विभाजन, ध्यान की अस्थिरता या ध्यान की अवधि? सभी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, विकर्षण का तात्पर्य क्या होता है? ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। विकर्षण का तात्पर्य होता है ध्यान का विघटन, आकर्षण और विकर्षण। ठीक है, अगला प्रश्न, छोटे बच्चे अपने विषय को तेजी से सीख सकते हैं यदि उन्हें नियमित रूप से सराहें, यदि उन्हें नियमित रूप से ठीक से निर्देशित करें, यदि उन्हें ठीक से अनुशासित करें, यदि उन्हें नियमित रूप से दंडित करें। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षा बंधु हैं, 101% टीटी एग्जाम को फतेह करने आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो छोटे बच्चे अपने विषय को तेजी से सीख सकते हैं यदि उन्हें क्या किया जाए, कैसे सीख सकते हैं? तो उन्हें जो है ठीक से निर्देशित करेंगे तो वे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, या कह सकते हैं तेजी से कम समय में सीख सकते हैं। तो ठीक से निर्देशित करना, निर्देशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण सहायक है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, LCD, प्रोजेक्टर, ग्रीन बोर्ड जिसे हरा पटल कहते हैं, या एक समान पोशाक? तो एक शिक्षण सहायक यहाँ पे पूछा जा रहा है, इनमें से शिक्षण सहायक पूछा जा रहा है, सभी बताइएगा। तो शिक्षण सहायक की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं एक समान पोशाक, क्या यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और व्यापम ने जो इसे सही माना है वह एक समान पोशाक है। डी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा निम्न के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई है। डॉक्टर राधाकृष्ण, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर। चारों नाम आप जानते हैं, प्रचलित नाम है।
तो प्राथमिक शिक्षा किसके प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई? जब भी प्राथमिक की बात की जाती है, प्राथमिक शिक्षा की बात की जाती है, बुनियादी शिक्षा की बात की जाती है, तो महात्मा गांधी का नाम आता है। अर्थात दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा जो है महात्मा गांधी के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, क्लाज ऑफ फ्रेज किसकी बात कर रहे हैं? क्लाज ऑफ फ्रेज जो है निम्न की धारणा की एक इकाई है, छवि की, अवधारणा की, भाषा की या विचार की। सभी कमेंट कीजिएगा जी। हम मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी कमेंट कीजिएगा। तो क्लाज ऑफ फ्रेज जो है किसकी धारणा की एक इकाई और यूनिट हो जाती है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो हम बात करेंगे लैंग्वेज, भाषा की। क्लाज ऑफ फ्रेज जो है ये भाषा की धारणा की एक इकाई हो जाती है। अगला प्रश्न है, छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? मामले का अध्ययन, केस स्टडी, व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोगात्मक विधि या आत्मनिरीक्षण विधि की बात करते हैं। तो छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि आपके सबसे उपयुक्त हो जाएगी? सभी लोग बताइएगा। तो वह विधि सबसे उपयुक्त जो हमारी कहलाती है, वो होती है व्यवस्थित अवलोकन करना। छात्रों के बीच जो है संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि है वह आपकी व्यवस्थित अवलोकन की अगला प्रश्न है, मानव में जीन इनमें से स्थित होता है? कोशिका द्रव की बात करेंगे, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली या गुणसूत्र क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो मानवों में जो है जीन किन में स्थित होता है? तो मानवों में जो जीन स्थित होता है वह गुणसूत्र क्रोमोसोम में स्थित होता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, यह पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक में अधिक सक्षम होते हैं। शिक्षण के दौरान धीमी गति से जाने में, अधिक व्यक्तिगत अनुभव को बताने में, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूलन निर्देशन में या पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अतिरिक्त जगह का उपयोग करने में। तो छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक में जो है अधिक सक्षम होते हैं। क्या सक्षम होते हैं? वह आपकी छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देश देने में। किसकी बात करेंगे? अनुकूल निर्देशन की बात करते हैं। एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, किसका संकेत है? तो बच्चे को ऊब जाना यह लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है और आएगा भी, ध्यान दीजिएगा। और ये नहीं कह सकते यही सेम टू सेम आ जाए, लेकिन ऊबना व्यस्त से संबंधित आएगा। तो एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, इसका किसका संकेत हो जाता है? तो सिंपल साधारण में कह सकते हैं। क्या यह कार्य को व्यवसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता से, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चा सीखने में असमर्थ है। तो कोई भी कार्य काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, मतलब कहीं ना कहीं दोहराव हो रहा है। दोहराव शब्द आए, दोहरा शब्द आए, बार बार शब्द आए, पुनः पुनः शब्द आए, उस ऑप्शन को करिएगा। एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, किसका संकेत है? कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला हो रहा है या कार्य यांत्रिक रूप से बार बार वही हो रहा है, पुनः पुनः हो रहा है। अगला है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं। औपचारिक वातावरण, भौतिक वातावरण, अनौपचारिक वातावरण या सामाजिक वातावरण? सभी लोग बताइए। तो शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं। कौन अधिक चिंतित होते हैं? औपचारिक वातावरण। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिए। कौन सा वातावरण की बात करेंगे? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं, औपचारिक वातावरण। अगला प्रश्न है, बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को इस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया था? 1916 में, 1908 में, 1903 में, 1900 में? तो बुद्धि से संबंधित अक्सर यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इंड स्क्रीन पर और से देखिएगा। बुद्धि के टॉप प्रश्न हम दे देंगे जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को किस वर्ष में जो है पहली बार प्रकाशित किया गया था? और वह दोस्तों 1916 में जो है बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को प्रकाशित किया गया था। 1911 में
इस संशोधन की शुरुआत की थी और उन्होंने विनय साइमन पैमाने को संशोधित किया, लेकिन 1916 में संशोधन संस्करण प्रकाशित हुआ और इसका नाम स्पेटफोर्ड विनय बुद्ध स्केल रखा गया और इस परीक्षण में कोई आईक्यू का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो स्टैनफोर्ड बिनेट जो बुद्धि है या स्टैनफोर्ड बिने बुद्ध स्केल जो है, इसमें जो है आईक्यू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये भी आपको ध्यान देना है, प्रश्न आ सकता है, प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है पद कल्पित प्रयोजनवाद फिक्शनल फाइनलिज्म किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? B.F. स्किनर, एडलर, फ्रायड या A.P. पॉलाव, सभी बताइएगा। तो पद जो कल्पित प्रयोजनवाद है, फिक्शनल फाइनिज्म में जो होता है, ये किसके द्वारा जो है आपका प्रतिपादित किया गया था? सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था और हम बात करेंगे एडलर। जी हाँ, पद कल्पित प्रयोजनवाद फिक्शनल फाइनलिज्म किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो एडलर के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? कार्ल युंग, अरेनबर्ग, कार्ल रोजर्स या अल्बर्ट एलिस की बात कर रहे हैं। तो तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो हम बात करेंगे अल्बर्ट एलिस के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी जो है अल्बर्ट एलिस के द्वारा जो है प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का संकेत है? पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण व सीखने से संबंधित सामग्री से, स्कूल में आधारभूत ढांचे से संबंधित सुविधाओं से, विद्यार्थियों के उपलब्ध स्तर से, कक्षा की व्यवस्था से। इसमें से एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का जो संकेतक हो जाता है वह आपका हो जाता है विद्यार्थी का उपलब्ध स्तर। क्योंकि गुणवत्ता की बात करें, स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का संकेत कैसे पता चलेगा? विद्यार्थियों की उपलब्धि का स्तर है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है, उस स्तर से पता चल जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिकारवादी शिक्षण शैली के साथ पहचाना जा सकता है? अबंध शिक्षक, निष्पक्ष शिक्षक, लोकतंत्री शिक्षक या प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षक? सभी कमेंट कीजिएगा, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो इनमें से कौन सा जो है शिक्षक अधिकारवादी शिक्षण शैली के साथ पहचाना जा सकता है? और वह आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षक। डी ऑप्शन नो डाउट सही हो जाएगा। आई होप सभी पैरामित अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और फीडबैक कर रहे हैं। 7 PM में हमारी डेली लाइव क्लास होती है, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। सभी लोग जानते हैं आप लोग चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक कौन थे? स्किनर, कोहलर, ईपी पलाव, फ्रायड, सभी बताइएगा। चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक कौन थे? तो हम बात करेंगे ईपी पलाव की बात करेंगे। पलाव ने किस पर प्रयोग किया? तो पलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। मनोवैज्ञानिक इवान पलाव 1927 में कुत्ते पर प्रयोग किया था और देखा यदि खाना देने के पहले प्रतिदिन घंटी बजाई जाए तो फिर कुत्ते को खाना दिया जाए तो घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो। अगला प्रश्न है अल्पकालिक जो है स्मृति के संदर्भ में क्या सत्य दिया गया है? यहाँ पे अल्पकालिक स्मृति की जिक्र किया गया है। अल्पकालिक स्मृति के संदर्भ में क्या सत्य दिया गया है? सीमित क्षमता, सूचना का संक्षिप्त भंडारण, असीमित क्षमता, ये 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि। कौन सा सही है? 3 और 4, 2 और 4, 1 2 3 4 या 1 2 4 सही है? तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए अल्पकालिक स्मृति के संदर्भ में आपका सीमित क्षमता, सूचना का संक्षिप्त भंडारण और 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि, असीमित को छोड़कर सारे अल्पकालिक स्मृति के सत्य दिए गए। तो यानी हमारे यहाँ पे देखा जाए जो डी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। 1 2 और 4, 1 2 एंड 4 ये अल्पकालिक स्मृति के संदर्भ में सत्य दिए गए। अगला प्रश्न है गुणों का परिमाणन और परिणाम की व्याख्या है। मापन का दूसरा चरण, मापन का तीसरा चरण, मापन का पहला चरण या मापन का अंतिम चरण? सभी बताइएगा। तो गुणों का परिमाणन और परिणाम जो है किसकी व्याख्या कहलाते हैं?
यह किसकी व्याख्या हो जाएगी? ये आप ही के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो गुणों का परिमाणन और परिणाम, परिणाम कब निकलता है? जब आप तैयारी करके एग्जाम दे देते हैं, बाद में रिजल्ट और परिणाम आता है, मतलब मापन का अंतिम चरण। तो गुणों का परिमाणन और परिणाम की व्याख्या जो है मापन का अंतिम चरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है? सामूहिक चर्चा, सामूहिक चर्चा यहाँ पे कर लीजिएगा, दृश्य प्रस्तुति यानी ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर सहायक निर्देश या भाषा प्रयोगशाला। तो आप सभी लोग लगभग जानते होंगे कि इनमें से जो द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है या टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अगर बात कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात करेंगे, भाषा प्रयोगशाला। ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने एग्जाम दिया होगा 2018-19 के एग्जाम में तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये एग्जाम आया था, ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन किस रूप में जाना जाता है? संज्ञानात्मक विसंतुलन, आत्मसात, संज्ञानात्मक स्कीमा या आवास। तो पियाजे जी के विकास के सिद्धांत में देखा जाए संज्ञानात्मक असंतुलन को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो वह आपके संज्ञानात्मक विसंतुलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न कर लेते हैं जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न रहेगा, जो कल के पार्ट में आपको कमेंट करके बताना है और कल के पार्ट में हम इसका आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसमें व्यक्ति क्लाइंट को एक चिकित्सक स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने के लिए कहता है। सभी लोग बताइएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसमें व्यक्ति या क्लाइंट को एक चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने के लिए कहा जाता है? कार्ल जंग इस्तेमाल करता है, सिगमंड फ्राइड इस्तेमाल करता है, कार्ल रोजर इस्तेमाल करता है या जॉर्ज कैली इस्तेमाल करता है? तो कौन इस्तेमाल इनमें से करता है जिसमें व्यक्ति को एक चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने के लिए कहा जाए? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है। साथ ही साथ टॉप 30 प्रश्नों में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट करके बताना है। बाकी डेली हमारे 7 PM में लाइव क्लास होती है और जल्दी आपके जो पहले पार्ट है 30 क्वेश्चंस का, 30 प्रश्नों का, 30 अंक का, वो भी प्रैक्टिस सेट जल्दी करने वाले हैं। तो सभी लोग ज्वाइन करते रहिए, डेली क्लास अटेंड करते रहिए, बाकी प्रिपरेशन जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।